नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन है। ये यात्रा करनाल पहुंची है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि राहुल ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं और ये मुद्दे हैं आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अधिनायकवाद। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो चुनावी यात्रा नहीं है, वैचारिक यात्रा है। राहुल गांधी ही यात्रा का मुख्य चेहरा है। इस बयान में कितनी सच्चाई है, आज इसे ही समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये किस तरह का बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी कि जो ये यात्रा है वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नहीं है, तो ये यात्रा कर क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं। इसीलिए बार बार ये कंफ्यूजन सामने आते रहता है। राहुल गांधी की यात्रा अगर उनको पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए नहीं है, उनकी छवि सुधारने के लिए नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं है, तो फिर जो 3 मुद्दे इन्होंने बताए हैं वो मुद्दे भी राहुल गांधी के खानदान की देन है। सबसे ज्यादा सत्ता पर कब्जा राहुल गांधी के परिवार की ही रही है। चाहे जवाहरलाल नेहरू को देख लें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद जो मनमोहन सिंह थे वो भी पीएम थे, तो सुपर पीएम सोनिया गांधी ही थी। यानी कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस परिवार से रहे, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता का भोग किया इसके परिवार ने। और जो ये मुद्दे बता रहे हैं वो इतने गंभीर मुद्दे हैं जिसका समाधान 2, 4, 10 सालों में नहीं की जा सकती है। सबसे पहले अगर बात करें, जो जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। अब आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए या उससे मुद्दा बनाने के लिए यात्रा करने की जरूरत है या प्लानिंग करने की जरूरत है? सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक असमानता पैदा कैसे हुई हिंदुस्तान के अंदर और इसे सबसे ज्यादा समय तक बनाए कैसे रखा गया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने समाजवाद की बात की। समाजवाद यानी कि जो साम्यवाद है और डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके बीच की कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू की। कुछ राष्ट्रीयकरण किया, यानी कुछ क्षेत्रों का सरकार के स्तर पर संचालन होगा, जिसको पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो सरकार के कब्जे में था, और कुछ उद्योग है जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, उस पर प्राइवेट कब्जा होगा। अब धीरे धीरे वही असमानता बढ़ते गई, कुछ परिवारों का कब्जा होता गया, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने खुद ही ये आरोप लगाया। एक तरह से ये परोक्ष आरोप था जवाहरलाल नेहरू पर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी पीएम बने, फिर तो इंदिरा गांधी ही आ गई। तो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ परिवारों के हाथों में भारत की अर्थव्यवस्था सौंप दी है। टाटा एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस बनाया गया। इसका मतलब था कि हर क्षेत्र में जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन था उससे पहले, तो ये जवाहरलाल नेहरू की देन थी, जिसे इंदिरा गांधी ने बदला। क्यों बदला? क्योंकि गलत हो रहा था, इंदिरा गांधी के अनुसार गलत हो रहा था। इंदिरा गांधी ने पूरे क्षेत्र को, आर्थिक उपलब्धियों को सीमित करके रख दिया, और उन्होंने ये कोशिश की कि हम ऐसे समाजवादी बन के दिखाएं जो कम्युनिस्टों के ज़्यादा करीब हैं। क्योंकि उनको ज़रूरत थी इस बात की कि वो जिस समय कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा था गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए, इंदिरा गांधी पीएम बनना चाहती थी, लेकिन के कामराज थे, निगली जप्पा थे, ये लोग साथ नहीं दे रहे थे और कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई थी। इन्हें कम्युनिस्टों का साथ चाहिए था, तो इन्होंने राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, और अपने पिताजी यानी जवाहरलाल नेहरू को एक तरह से समाजवादी के बदले बता दिया कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बढ़ावा देने वाले हैं।
पर दूसरा पड़ाव की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे असमानता खत्म करने की कोशिश की, जो बताया जाता है आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा नारा दिया, गरीबी हटाओ। 50 साल हो गए, 70 से अब तक 50 साल से ज्यादा समय हो गए, कांग्रेस की सरकारें रही, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। धीरे धीरे गरीबों का गला घोट दिया इन लोगों ने। और उसके बाद अब तीसरी बात करते हैं तीसरे कार्यकाल की कांग्रेस की। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव जो थे पीएम थे उस समय, उसके बाद लिबरलाइजेशन की बात आई कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था है जो सिकुड़ रही है, क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी अर्थव्यवस्था के विकल्प को खुला नहीं छोड़ा है, मार्केट को ओपन किया जाना चाहिए। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, हमने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, मार्केट को खोल दिया, ओपन कर दिया विदेशों के लिए भी। उस समय उन्होंने वही नियम जो इंदिरा गांधी ने बनाए थे उसको उलट दिया, राष्ट्रीयकरण की बात, क्लोज इकोनॉमी को उन्होंने ओपन इकोनॉमी बना दिया। यानी कि उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने गलती की थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की गलती इंदिरा गांधी ने बताई, इंदिरा गांधी की गलती मनमोहन सिंह ने बताई, और मनमोहन सिंह पीएम बने तो और ही ज्यादा क्षेत्र खुल गया। जिस अंबानी अडानी की बात राहुल गांधी इस आर्थिक असमानता पैदा करने की बात करते हैं, वो अडानी अंबानी दोनों कांग्रेस की ही उपज हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में कई चर्चाएं हैं, राजीव गांधी के साथ उनकी बैठकों के बारे में कई चर्चाएं हैं। ये रिपोर्ट्स हैं कि कैसे धीरू भाई अंबानी पैसे का भरा बैग लेके राजीव गांधी के पास गए थे। ये सारी चर्चाएं उस समय से भी है। उसके बाद अडानी की जहां तक चर्चा है, अडानी की बात करते हैं, उन्होंने तो खुद ही, क्योंकि अभी वो हैं, तो उन्होंने बता दिया कि उनका बिजनेस शुरुआत जो हुई थी वो राजीव गांधी के समय हुई थी। राजीव गांधी ने ही एक्जिम पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई, उसके कारण उन्होंने पहला एक्सपोर्ट हाउस खोला। उसके बाद मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमी को ओपन किया तो उनका जो कारोबार था वो दुगनी तिगनी गति से आगे बढ़ा, और वो धन्ना सेठ तो कांग्रेस के समय से बने। उसके बाद जब किसी के पास 1000 करोड़ हो तो उसे 2000 करोड़ करने में कम समय लगता है, लेकिन जीरो से 1000 करोड़ करने में लंबा समय लगता है। तो ये तो आर्थिक समानता की बात है जिसकी राहुल गांधी चर्चा करते हैं। वो यात्रा से नहीं जुड़ सकता, वो प्लानिंग से हो सकता है। जो कांग्रेस ने पाप किए हैं वो पाप को धोने के लिए 8 साल का समय काफी नहीं है। इसलिए बार बार इस बात का जिक्र किया जाना चाहिए कि अभी 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत इसलिए है क्योंकि 70 सालों के पाप को धोना है, और वो कम से कम समय में 8 साल, 10 साल, 15 साल में नहीं खत्म हो सकता। अब दूसरी बात, आर्थिक असमानता के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अधिनायकवाद, राजनीति के अधिनायकवाद की बात। अब राजनीति में अधिनायकवाद कहां पे है? कांग्रेस के अंदर है। राहुल गांधी उसके जीता जाता प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण, जिसको कहा जा सकता है कि सामने में दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी जैसा निकम्मा राजनीतिज्ञ अभी कांग्रेस का आला कमान बना हुआ है। जो खड़गे 80 साल से ऊपर के उम्र के जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी कहते हैं कि आला कमान से आदेश लेंगे। आला कमान तो कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है, उनका आला कमान कौन है? वो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी जैसे फेल्यूअर राजनीतिज्ञ जो जब से राजनीति में आए फेल ही होते गए, कांग्रेस बिल्कुल धीरे धीरे घिसटते खिसटते आज ऐसी स्थिति में आई है। इसका कारण भी राहुल गांधी हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी भी उनको चुनौती दे रही है। तो अब राजनीतिक अधिनायकवाद जिन लोगों के साथ ये मिल रहे हैं उसके अंदर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गए, किससे मुलाकात करने की बात कही? वो निमंत्रण किसको देते हैं? जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी राजनीतिक अधिनायकवाद का नमूना है वो, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, मतलब 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। अगर उन्होंने अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया, वो कौन है? अखिलेश यादव कोई जमीन से निकल के राजनीति करते हुए आए हैं, या मुलायम सिंह यादव के कारण वो सीएम बन गए? मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सीएम के तौर पर उनको भेज दिया गया। राजद के साथ उनका गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियों के साथ ये एकजुटता दिखाए रखें, लेकिन कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं
पीएम मोदी की बात ही करते हैं, अमित शाह की बात ही करते हैं। इन लोगों के खानदान में कौन कौन से बड़े नेता थे, ये कहां से आए हैं? या भारतीय जनता पार्टी 2-3 साल मैक्सिमम कार्यकाल होता है अध्यक्ष बनने का, अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने वो कहां से आए थे, किस परिवार से आए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनता है? अमित शाह जब अध्यक्ष थे उसके बाद अमित शाह को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद क्या जैसा अध्यक्ष बन गया या फिर बने जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के बाद भी जो बात चल रही है भूपेंद्र यादव बन सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं, या कोई भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बन सकता है। राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वो जब अध्यक्ष थे तो कुछ नहीं था। ये इतने लंबे समय तक यूपी के सीएम बने, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, इतने बड़े पदों पर पार्टी में रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद, अगर उनका बेटा धीरे धीरे घिस घिस के एक विधायक बनता है, मंत्री भी नहीं बनता है जबकि यूपी में सरकार है उनकी, तो वो परिवारवाद उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कुछ न करें और बन जाए डायरेक्ट मतलब कुल मिलाकर ये जो तीनों मुद्दे हैं बेकार हैं, दमदार नहीं है। लेकिन अचानक से राजीव जी ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ 2024 के पीएम उम्मीदवार के लिए हमारे राहुल गांधी ही सबसे आगे, वही पीएम का चेहरा है। इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी अग्री कर जाते हैं, संजय राउत बधाई दे देते हैं, 2024 में बड़े बदलाव की बात करते हैं। क्या कोई पेच फंस गया है क्या पीएम उम्मीदवारी को लेकर? बिल्कुल फंस गया है, क्योंकि जैसे ही एक कांग्रेस का एक गुट ये अनाउंस करता है जो गांधी नेहरू परिवार का वफादार है, उसके बाद कांग्रेस में मंथन शुरू हो जाता है कि अभी से आपने पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया राहुल गांधी को, परिस्थितियां बदल सकती है, राहुल गांधी कब क्या बोल देंगे पता नहीं है, ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जाए कि कांग्रेस की सीटें नीचे होते होते 20-25 पर अटक जाए। तो इसलिए अभी ये पत्ते मत खोलो, और हो सकता है कि इस बार चुनाव भी लड़े तो पीएम का उम्मीदवार ही कांग्रेस का कोई ना हो, जिस तरीके से पहले भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, कांग्रेस वर्सेस भाजपा बनाने की कोशिश करो। ऐसा कोशिश न करो कि पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, क्योंकि जब पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो राहुल गांधी के नाम पर तो 10 सीटें कांग्रेस की नहीं आई, जो अपनी सीटें नहीं बचा सकते हैं। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच इन लोगों ने एक नया तुक्का लगा दिया कि हम तो भाई देश सुधार के लिए चल रहे हैं, देश कल्याण के लिए। मतलब एक चीज साफ है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, किसी का भी एजेंडा सेट नहीं है कि किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं। केरल से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। देश के लगभग सभी राज्यों से होती हुई ये यात्रा इस समय हरियाणा में है। राहुल गांधी इस यात्रा के चलते काफी ज्यादा चर्चा में भी है। कांग्रेस का मानना है कि ये यात्रा पार्टी में जान फूंक देगी। राहुल गांधी यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। केंद्र सरकार पर कई आरोपों पर विवाद की स्थिति भी बन गई। इस बीच कई लोग मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में मदद के लिए साथ देगा। कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान भी किया गया, पर आज जयराम रमेश की तरफ से यह कहा गया कि यह यात्रा राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कांग्रेस का खुद का एजेंडा ही साफ नहीं है। कांग्रेस का एजेंडा लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।